नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ग्रुप डी, ध्यान से देखिएगा, ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 दो एग्ज़ाम्स को टारगेट करके मैं आपके लिए आज वर्ल्ड जीके टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो ये मानिए आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। स्पेशली ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि अब एनटीपीसी सीबीटी 1 लगभग खत्म हो चुका है, बस एक फेज़ और बचा है। तो अब अपना पूरा टारगेट होना चाहिए एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम पे, जो कि अब लेटेस्ट में रेलवे लेने वाला है, ठीक है ना। वर्ल्ड जी के टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरा वीडियो जरूर देखिए, डेली आएंगे इस तरह के वीडियो आपके लिए टॉपिक वाइज। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगती है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते चले। तो चलिए आज का पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका इनमें से किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जो बेरिंग जल मरुमध्य है उसके माध्यम से ही एशिया और उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से पृथक होते हैं, ठीक है ना। जो आपको बता दूं कि जो बेरिंग जल मरुमध्य है वो बेरिंग सागर, ध्यान सुनिएगा, बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है ये जो बेरिंग जल मरुमध्य? बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये आपके यूएसए में स्थापित किया गया है, ठीक है ना, जून 2008 में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र है। और ये ह्यूस्टन शिप चैनल के पास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में ह्यूस्टन शिप चैनल के पास में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? आपने नारा तो सुना होगा ये वाला, सबको पता भी है दोस्तों, ये पल्स पोलियो अभियान से जुड़ा हुआ नारा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है? तो देखिए, तो द्रव चलित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपर्दन है दोस्तों? प्रवाही जल के कारण। जो बहता है ना, जल बहता है तो उसके कारण वो मिट्टियों को ले जाता है अपने साथ, ठीक है ना। और इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? वीआईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जिनमें मैं वीआईएमपी लिख रहा हूँ जरूर आप उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1965 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जिसको नई दिल्ली स्थित भारतीय ज्ञानपीठ नामक साहित्यिक संस्था प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है इसको? भारतीय ज्ञानपीठ नामक साहित्यिक संस्था प्रदान करती है। और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था दोस्तों? ये आपके यूएनसीईडी ने किया था, ठीक है ना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 14 जून 1992 को किया गया था। कब किया गया था? 14 जून 1992 को। कहाँ पर किया गया था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। पेशावर किसके निकट है? बताएंगे दोस्तों, पेशावर किसके निकट है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर खैबर दर्रा, खैबर दर्रा के निकट है सबसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा देश यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों मैसेडोनिया, ठीक है ना, मैसेडोनिया शामिल नहीं है 28 सदस्य देशों में यूरोपियन संघ में। वैसे यूरोपियन संघ से बहुत सारे देश अलग भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके आंदोलन चलते रहते हैं। तो इस बार एक बार अपडेटेड पूरा आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले कि कौन सा देश शामिल है कौन सा नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है?
तो देखिए, दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा या फिर इंग्लिश में आप उनको कह सकते हैं कंटूर, कंटूर लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, समोच्च रेखा हिंदी में और इंग्लिश में कंटूर लाइंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नोट कीजिए, ये वियना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, जो कि कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो याद रखिएगा दोस्तों, जुलाई 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1957 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी? तो देखिए, भारत में जिस महिला को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो है आपकी आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला आशापूर्णा देवी थी सबसे पहली महिला जिन्हें उनकी बांग्ला कृति प्रथम प्रतिक्षुत्री के लिए वर्ष 1976 में ये पुरस्कार मिला था। कब मिला था इनको? वर्ष 1976 में, आशापूर्णा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का देखा जाए तो लगभग 1/3 भाग रेगिस्तान है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है वो कौन सा है? तो सहारा का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन इनमें से कौन सा है? तो देखिए, 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन है आपका साइबेरिया का टेगा वन है। कौन सा है? साइबेरिया का टेगा वन है। यह शंकुधारी वन भी कहे जाते हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं? शंकुधारी वन भी कहे जाते हैं। इन वनों के वृक्षों में चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? चीड़, देवदार, फर और स्प्रूस के, और इन्हें शंकुधारी वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है ना। देखिए, सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे बड़ा। अवरोही मतलब होता है कि सबसे बड़ा पहला आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा और आखिरी में सबसे छोटा आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें? देखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है शनि का नंबर आता है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये वाला क्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? देखिए, अगर बात करें बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की, तो इनको कहते हैं आइसोहाइड्स दोस्तों, ठीक है ना, आइसोहाइड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर से देखिए, एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं आइसोहाइड्स की तो बराबर वर्षा वाले स्थानों को, अगर बराबर दाब वालों को तो आइसोबार कहते हैं उसको, और आइसोहेल सूर्य का प्रकाश के लिए होता है, और आइसोथर्म तापमान के लिए, और आइसोग्रेफाइट आर्द्रता के लिए, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। आइसोग्रेफाइट मतलब आर्द्रता, आइसोथर्म मतलब तापमान, आइसोहेल मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी बात कर रहे हैं अपन? वर्षा की, तो आइसोहाइट हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन है दोस्तों। दिवस वाले क्वेश्चन पे एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं। हर महीने में 4 से 5 इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, तो इस प्रकार मान लीजिए मतलब 60 से 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे जितने भी साल भर में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। तो अगर बात की जाए पृथ्वी दिवस की, तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे इनमें से कौन सी है? तो अगर बात की जाए विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे की, तो ये आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया तक अपने रेलवे नेटवर्क का प्रसार कर विश्व की महाद्वीपीय रेलवे में प्रथम स्थान है। कहाँ कहाँ पर जाती है? मंगोलिया से जाएगी चीन, चीन से जाएगी उत्तर कोरिया, ठीक है ना। इतना बड़ा नेटवर्क है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो बात की जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं,
व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर इनमें से कौन सा है? अगर बात की जाए व्यापार की दृष्टि से जो सबसे व्यस्त महासागर होता है वो है दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, जो अंध महासागर भी बोल सकते हैं आप इसको। यह यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के विकसित क्षेत्रों को भी जोड़ता है, ठीक है ना, किसको जोड़ता है? यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों के विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ग्रेट बास्केट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मध्य अक्षांश घास स्थल को, ठीक है ना, मध्य अक्षांश घास स्थल या फिर उसको प्रेरी भी कह सकते हैं आप, उसको बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक पैमाने पर गेहूं की कृषि की जाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर व्यापक पैमाने पर गेहूं की कृषि की जाती है ना, किस बायोम को? तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? VIMP क्वेश्चन रहेगा, सबको पता होगा दोस्तों, कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी? कहाँ पर होती है IPS की ट्रेनिंग? जैसे IAS की ट्रेनिंग तो शायद मसूरी में होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है IPS की ट्रेनिंग, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ही होती है सभी IPS पुलिस सर्विसेज की ट्रेनिंग। तो देखिए ये आपके हैदराबाद में स्थित है, यहाँ इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लाल बहादुर शास्त्री जो IAS की ट्रेनिंग के लिए आपको सबको पता है वो मसूरी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। स्क्रीन पर देखिएगा, सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? देखिए बात की जाए अगर सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह की, तो ये आपका बुध ग्रह, ठीक है ना। एक बार आप सब क्रम याद रख लीजिए। सबसे पहले आता है आपका बुध ग्रह, फिर उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, फिर आता है हमारी पृथ्वी, हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है ना। प्लूटो तो हट गया है। इस तरह 8 ग्रह पूरे लाइन से मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र में बहिर्दिष्ट भूमि कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? समुद्र में बहिर्दिष्ट भूमि को तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। यह समुद्र से तीनों ओर से घिरी होती है, ठीक है ना, ऐसी भूमि जो तीनों ओर से समुद्र से घिरी हो। जबकि जल से चारों ओर से घिरे स्थल भाग को द्वीप एवं 2 अलग अलग भूखंडों को जोड़ने वाले सखर भूपट्टी को स्थल योजन तथा विस्तृत जलीय भाग को जोड़ने वाली सखरी पट्टी को जल संधि कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहिर्दिष्ट भूमि को क्या कहा जाता है? समुद्र में बहिर्दिष्ट भूमि को प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना, तीनों ओर से समुद्र से घिरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो नोट कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसको कहा जाता है? वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यह भूमंडलीय तापन की स्थिति भी है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों से होता है, और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नेशनल, देखिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब नहीं है, मतलब गलत है, मतलब एक प्रकार से ना। तो PIL तो ये तो सही हो गया। अगर बात की जाए MSP की, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भी सही है। NMA नेशनल मोनूमेंटम अथॉरिटी, ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप, NGT मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, गलत है ये, क्योंकि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर गलत दे रखा है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, सही वाला क्या है। NGT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यहाँ पर ग्रोथ की जगह ग्रीन आना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गलत पूछा था हमको यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग है? तो किस देश में सबसे लंबी स्थल सुरंग? तो ये है दोस्तों आपकी स्विट्जरलैंड में, लॉर्ड्सबर्ग स्विट्जरलैंड। जो लॉर्ड्सबर्ग सुरंग है, आप नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लॉर्ड्सबर्ग सुरंग है जो कि कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। विश्व की विशालतम सुरंगों में से एक है, ठीक है ना। 34.57 किलोमीटर, कितने लगभग 34 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ठीक है ना। और कहाँ पर है? जिसे आल्प्स पर्वत को काट छाट कर निकाला गया है। किस पर्वत में है ये? आल्प्स पर्वत, आपने नाम सुना होगा, उसको काट छाट कर इसमें से ये निकाला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती है? तो देखिए जब भी ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है
तो वो नीस में परिवर्तित हो जाती है। नीस एक मोटे तथा बड़े कणों वाली रूपांतरित चट्टान होती है। क्या होती है नीस? एक मोटे तथा बड़े कणों वाली एक रूपांतरित चट्टान होती है। इसका निर्माण कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाले खासकर ग्रेनाइट आग्नेय शिलों के कायांतरण से होता है। ठीक है, नीस का। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किससे मिला? प्रथम भारत रत्न इनमें से किसको मिला? तो देखिए, ये मिला था सीवी रमन को। 1954 में प्रथम बार 3 विभूतियों को रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें एक थे आपके सी बाल गोपालाचारी, दूसरे थे सीवी रमन और तीसरे थे एस राधा कृष्णन शामिल थे। कौन थे 3 लोग? एक थे सी राजगोपालाचारी, एक सीवी रमन और एक एस राधा कृष्णन। तो यहाँ पर कौन दिख रहा है हमको? सीवी रमन दिख रहे हैं, ठीक है ना। 1954 में मिला था इनको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंटूर वे काल्पनिक रेखा हैं जो दर्शाती है। अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन कराया वाला कंटूर का बताया था, क्या कहते हैं कंटूर वाली को? वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है आपका सभी का, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों। देखिए आपको याद भी होता जा रहा है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? ये आपका सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़े मरुस्थल की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? तो दोस्तों ये आपका 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, 24 अक्टूबर, कुछ याद आ रहा है 24 अक्टूबर से? तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है दोस्तों। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। ये भी पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए और एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी दोस्तों, गैलीलियो ने देखी थी सबसे पहले। किसने देखी थी? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम बताइए, फिर बच्चे घबरा जाएंगे। तो नेलम्बो न्यूसीफेरा, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? नेलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप इनमें से कौन सा है? तो बात की जाए संसार के सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप की, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि के सूर्य को देखा जा सकता है? तो किस क्षेत्र में देखा जा सकता है मध्यरात्रि के सूर्य को? ये आपके दोस्तों आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में देखा जा सकता है। कहाँ पर देखा जा सकता है? आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्मा का नया नाम म्यांमार है, इसकी राजधानी क्या है? पूछी जा सकती है क्योंकि म्यांमार में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। इसकी राजधानी है नेपाइडो, ठीक है ना। वर्मा का नया नाम म्यांमार है, उसकी राजधानी रंगून से परिवर्तित कर नेपाइडो कर दी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो देखिए स्टेप आपने सुना होगा घास स्थल, ठीक है ना। स्टेप शब्द घास स्थल संबंधित है, ठीक है ना। तो यूक्रेन एवं दक्षिण पश्चिम रूस में जो घास के मैदान होते हैं, कहाँ पर? यूक्रेन और दक्षिण पश्चिम रूस में, वहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उनको स्टेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो ग्रैमी पुरस्कार मिलते हैं वो मिलते हैं आपके संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिलते हैं? संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत ही सर्वोच्च सम्मान होता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए आपने नवोदय स्कूल जो होते हैं ना, वो जो नवोदय विद्यालय की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर की गई थी। और कब की गई थी? 1985 में, ठीक है ना। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ कौन सा नवोदय विद्यालय, आपने नाम भी पूरा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय से होता है इनके नाम, ठीक है ना। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों वलय के समान बहती है, ठीक है ना, वलय के समान बहती है। एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के सह संस्थापक सदस्य कौन थे? तो देखिए मिखाइल बेक्यूनिन, आपने नाम सुना होगा इनका। जो रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन हुआ था अराजकतावाद, उसके संस्थापक सदस्य कौन थे? मिखाइल बेक्यूनिन थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? इनमें से किसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो देखिए सिसिली का स्ट्रोम्बोली, जो सिसिली का स्ट्रोम्बोली है, सिसिली इटली में स्थित एक छोटा द्वीप है। सबसे पहले बता दूं सिसिली क्या है? इटली में स्थित एक छोटा द्वीप है, ठीक है ना, जिस पर ही स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आपने नाम सुना होगा इनका, बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कब मिला था? 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सबको पता होगा, सिंपल है, भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। इसका विकास वर्ष 1930 में किया गया था। कब हुआ था? 1930 में इसका पूरा आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं हिमनद अधिकतर? ये दक्षिणी ध्रुवों में, सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुवों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए दोस्तों, अल्जीरिया। सूडान से, दक्षिणी सूडान के अलग होने के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बन गया, ठीक है ना। किसके बाद? जब सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हो गया था, आपको पता होगा सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हुआ था, उसके बाद अल्जीरिया सबसे बड़ा देश बन गया है अफ्रीका महाद्वीप का। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए इस तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाता रहूँगा। एनटीपीसी CBT 2 हमारा टारगेट है, और स्पेशली ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। जिस तरह 2 ही टारगेट बचे हैं, ठीक है ना, बाद में एग्जाम्स और आने वाली हैं। हम जैसे एग्जाम्स आती जाएगी आपके लिए क्वेश्चंस, आपके लिए नई नई सीरीज चालू करते जाएंगे। तो प्लीज़ डेली इस तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।